इनका सुधार हमें करने के लिए देखिए एसिडिक सॉइल्स बनती क्यों, पहली बात तो ये है। तो जिन मृदाओं में H प्लस आयन की अधिकता हो जाती है, जिनमें H प्लस आयन की अधिकता हो जाएगी वो कहलाएंगी हमारी एसिडिक सॉइल। और जिन मृदाओं में हमारी जो है OH माइनस आयंस की अधिकता हो जाएगी, दिस इज नॉन एज एल्कलाइन सॉइल या बेसिक सॉइल या क्षारीय मृदाएं कहलाएंगी, या इन्हीं को कह देंगे क्षारीय मृदाएं। देखिए ये मोटी मोटी चीजें आपको समझनी होंगी कि जिन मृदाओं में OH माइनस आयन की अधिकता हो जाएगी वो हमारी मृदाएं कहलाएंगी बेसिक सॉइल्स, बेसिक सॉइल्स यानी कि क्षारीय मृदाएं। जिन मृदाओं में हमारे H प्लस आयन की अधिकता होगी, दिस इज नॉन एज एसिडिक सॉइल यानी कि अम्लीय मृदाएं, यानी कि जिनका pH 7 से कम हो। अगर रिक्लेमेशन किया जाए एसिडिक सॉइल्स का विद्यार्थियों, तो हम देखेंगे कि एसिडिक सॉइल्स के रिक्लेमेशन के लिए हम क्या करेंगे, सुधार के लिए हम क्या करेंगे। पहली बात तो है चूने का प्रयोग कर सकते हैं, बेसिक तो सॉइल होती है, इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक ऊसर, ठीक है। तो इन सभी में हमने जो निचोड़ ये निकाला कि सारी मृदाओं में हमारा जो है सोडियम और लवण की अधिकता हो जाती है। सैलाइन सॉइल्स में हमारी क्या हो जा रही थी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स के आयंस जो थे वो जम जा रहे थे। उसके बाद हमने सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में देखा कि हमारा जो लवण है, साल्ट और सोडियम लवण जो है, ये इनकी अधिकता हो जा रही है। और उसके बाद हमने नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल देखा जिसे ब्लैक ऊसर कहते हैं। अब तीनों मृदाओं के विषय में हम ये बात करते हैं आपसे कि इन तीनों का सुधार किस तरीके से होगा, और साथ साथ में एसिडिक सॉइल्स के विषय में भी हम बताएंगे, जैसे अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल है ना, क्या और बताएंगे एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल का मतलब होता है अम्लीय मृदा, यानी कि pH लेस देन 7। जिन मृदाओं का pH 7 से कम होता है, दिस इज नॉन एज एसिडिक सॉइल्स, उन्हें क्या कहेंगे, अम्लीय मृदाएं कहेंगे, एसिडिक सॉइल्स कहेंगे। अब बात करेंगे एसिडिक सॉइल्स की, अगर बात करें तो इनका रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, इनका सुधार कैसे करते हैं। तो एसिडिक सॉइल्स देखिए जो होती हैं, इनका सुधार हमें करने के लिए देखिए एसिडिक सॉइल्स बनती क्यों, पहली बात तो ये है। तो जिन मृदाओं में H प्लस आयन की अधिकता हो जाती है, जिनमें H प्लस आयन की अधिकता हो जाएगी वो कहलाएंगी हमारी एसिडिक सॉइल। और जिन मृदाओं में हमारी जो है OH माइनस आयंस की अधिकता हो जाएगी, दिस इज नॉन एज एल्कलाइन सॉइल या बेसिक सॉइल या क्षारीय मृदाएं कहलाएंगी। तो ये सारी बातें हुई। अब हम बात करते हैं चलिए आज बात करेंगे विद्यार्थियों, कल हमने प्रॉब्लम्स के विषय में बताया था मृदाओं की। आज बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स को सुधारा कैसे जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा टॉपिक है, उसमें डिस्कशन का है ऊसर भूमियां पौधों के लिए घातक क्यों। सबसे बड़ी बात, ऊसर भूमियां पौधों के लिए घातक क्यों, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर में क्यों घातक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारा। तो घातक क्यों है, इसका कारण बताइए। अब देखिए एक कोई हमने क्या बताया कि जो ऊसर सॉइल्स हैं उनमें कैल्शियम, उसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स या साल्ट्स मिले हुए हैं। तो यानी कि इसका कंसंट्रेशन जो है मृदा का ज्यादा है, मतलब इसमें लवण मिले हुए हैं। तो जिधर लवण होंगे उधर मृदा जो है कैसी होगी, कंसंट्रेशन इसका हाई हो जाएगा, साल्ट का कंसंट्रेशन। और ऊपर पौधे में क्या स्थिति है कि पौधे की सेल का कंसंट्रेशन जब मृदा के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है तो फिर जो पौधा होता है वो मृदा से पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देखिए समझिए, हम बता रहे हैं, जैसे ये हमारा है पौधा और ये है हमारी सॉइल इसके नीचे। अब देखिए इसमें कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया, साल्ट अगर अधिक है, क्या है अधिक, साल्ट कैसा है, साल्ट सॉइल में अधिक है। और यहाँ पेड़ जो है हमारा नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है। तो देखिए जब साल्ट की मात्रा मृदा में अधिक है तो क्या करेगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नहीं जाएंगे, पौधे में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, पौधे में नहीं जाएंगे। और पौधे की जो सेल्स हैं वो अपेक्षाकृत नीचे आ जाएंगी। पौधे की सेल्स जो है, इसमें जो भी लिक्विड है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है मृदा का अधिक है, ठीक है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर लगता है, ठीक है। परासरणीय दाब होता है,
तो ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण जो होता है ऊपर का जो द्रव है, पौधे का सेल्स है, जो सेल है पौधे की कोशिकाएं हैं, या जो द्रव है पौधे का या पानी आनी जो भी था इसमें वाटर था पौधे का, वो सब नीचे की तरफ आ जाएगा ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ से, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। अब सामान्य मृदा में जब क्या होता है, हमारे सॉइल में अगर साल्ट का कंसंट्रेशन नहीं होता है, सामान्य मृदा होती है। कैसी मृदा? सामान्य मृदा जब होती है तो इसमें होता है हमारा पानी लगाया हमने और पानी के साथ साथ हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स भी चले गए, ठीक है। और ये पौधा जो होता है इसमें क्या होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं इनमें जो है इनका कंसंट्रेशन अपेक्षाकृत इससे अधिक होता है, तो इधर की तरफ हमारा जो है भोजन पानी ऊपर की तरफ पानी और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। लेकिन अगर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है तो जो प्लांट है उसका वाटर नीचे की तरफ आ जाता है, अगर सामान्य मृदा है तो इसका पानी जो है पौधे में ऊपर की तरफ चला जाएगा। यही मेन जो है कारण होता है ऊसर सॉइल में कि पौधा क्यों नहीं जमता है या चल क्यों नहीं पाता है। इसीलिए नहीं चल पाता है कि ऊसर सॉइल जो होती है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण ऊपर वाला जो भी पानी है वो और नीचे चला जाता है, क्योंकि ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण, है ना। अगर पौधे का प्रेशर अधिक है ऑस्मेटिक प्रेशर तो नीचे से पानी ऊपर खींच के जाएगा, अगर मृदा का ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये आपको जो है समझना था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसकी बात हम आपको बता दें, यही लिखा हुआ है मृदा विलयन में विलेय लवणों के अधिक सांद्रण के कारण। देखिए मृदा का विलयन है ना, जो जैसे हमने बताया मृदा है ये, मान लीजिए इसका विलयन, इसमें क्या है, मृदा का विलयन है और विलेय लवण है। इसमें क्या है, विलेय लवण है, लवण है यानी कि साल्ट है, ये विलेय है, इसमें साल्ट विलेय है मृदा विलयन में, ठीक है। मृदा विलयन में विलेय साल्ट के कारण विलयन का रसाकर्षण ऑस्मेटिक प्रेशर, रसाकर्षण दाब। अब देखिए मृदा का रसाकर्षण दाब, विलयन जो है इसका रसाकर्षण दाब कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका कैसा हो गया, रसाकर्षण दाब ज्यादा हो गया। और पौधा अगर इसमें लगा हुआ है, देखिए प्लांट है, तो इसका रसाकर्षण दाब हो गया कम, ठीक है, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया कम। तो फिर कम वाला ऑस्मेटिक प्रेशर जो है जिसमें है वो नीचे की तरफ ज्यादा वाले ऑस्मेटिक प्रेशर में आ जाएगा। और होगा क्या, पौधों की कोशिकाओं में मिलने वाले विलयन के रसाकर्षण दाब की अपेक्षा अधिक होता है। परिणाम स्वरूप पौधे की कोशिकाओं से पानी निकलकर अधिक शांत मृदा विलयन में, है ना, अब पानी उधर से नीचे की तरफ प्लाज्मोलाइसिस में प्रवेश करने लगता है, जिससे पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाता है। ये कारण होता है, यानी कि रसाकर्षण दाब जो होता है साल्ट अफेक्टेड सॉइल या मृदा के विलयन में जो विलेय साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनका रसाकर्षण दाब जो होता है अधिक होता है और पौधे में रसाकर्षण दाब कम होता है, जिसके कारण ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण नीचे उसका पानी जो होता है सेल्स का, प्लांट का, वो सब नीचे मृदा में आ जाता है और हमारा पौधा जो है मुरझा करके सूख जाता है, ठीक है। तो ये बात भी इसीलिए ऊसर भूमियों में पौधे जो है ग्रोथ नहीं करते। हिसाब से 100% समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों, ऊसर भूमि का सुधार। देखिए ऊसर भूमि के सुधार के लिए पहली बात हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। स्क्रैपिंग का मतलब अगर सैलाइन की है तो स्क्रैपिंग सही रहेगा। कैसी है, सैलाइन है, देखिए अब ऊसर भूमि सुधार के विषय में दो चीजें हैं, एक तो स्क्रैपिंग होती है, मेन चीजें हैं, और एक लीचिंग होती है। तो लीचिंग की प्रोसेस जो है सामान्यतः बहुत ज्यादा यूज की जाती है ऊसर भूमि सुधार के लिए। अब लीचिंग में देखिए क्या है कि जैसे हमारा बड़ा सा फील्ड हुआ, ठीक है, उस फील्ड में हमने क्या किया, बड़ा सा फील्ड है, मान लीजिए इस तरीके का, ये मान लीजिए कोई फील्ड है बहुत बड़ा। पहला पॉइंट होता है स्क्रैपिंग। सैलाइन सॉइल्स में हमने बताया ज्यादातर यूज कर सकते हैं। ऊपर वाली जो परत है उसको हम स्क्रैप कर देते हैं, यानी कि खुरच देते हैं, और खुरच के उसके जो भी साल्ट वाली लेयर थी उसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जुताई कर देते हैं, ठीक है, और पानी वानी भर देते हैं। तो ये स्क्रैपिंग की प्रोसेस है। लेकिन ज्यादातर यूज होने वाली जो प्रोसेस है उसको कहते हैं निच्छालन या लीचिंग। ये भौतिक विधि, निच्छालन या इसी को कहते हैं इंग्लिश में लीचिंग। लीची नहीं है, लीचिंग। अब देखिए इसके हमने पार्ट्स किए, फील्ड था हमारा, पार्ट्स कर दिए, भाग कर दिए। अब प्रत्येक चारों तरफ से, इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है ये 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, है ना। कितनी ऊंची होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर ऊंची बाउंड्री होनी चाहिए चारों तरफ। उसके बाद अब इसके अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, गहरी जुताई। और वो भी जुताई किसके द्वारा, एमबी प्लाऊ के द्वारा, एमबी प्लाऊ के द्वारा, यानी कि मोल्ड बोल्ड प्लाऊ के द्वारा जुताई करते हैं, है ना। 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी मोल्ड बोल्ड प्लाऊ के द्वारा जुताई करते हैं। और इसके बाद इसमें क्या करें, अब ये प्रोसेस जो है विद्यार्थियों अप्रैल से जून के यानी कि ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, और एक साल नहीं काफी साल की जाती है, 3, 4, 5 साल तक की जाती है। तब ये ऊसर भूमि वाला खेत जो है ग्रीष्म ऋतु में और अप्रैल से लेकर के जून तक,
अप्रैल से लेकर के जून के महीने में ये प्रोसेस करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु में। देखिए चारों तरफ से खेत में 30 सेंटीमीटर के आसपास जो है हमने बनाया, ऊंचाई बनाई, मेड़बंदी की। उसके बाद 15 से 20 सेंटीमीटर मोल्ड बोल्ड प्लाव के साथ गहरी जुताई की। और ये सब प्रोसेस जो है ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में करी हमने। उसके बाद हमने खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी स्टैंड कर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया। अब देखिए ये पानी बार बार भरेंगे और जितनी बार भरते जाएंगे पानी, इसके बाद क्या होगा, पानी जो है क्या करेगा, अपने पानी क्या करेगा, अपने साथ साल्ट्स को घोल लेगा। जो साल्ट्स हैं, इसमें साल्ट्स हैं यानी कि लवण हैं, उन लवणों को विलेय बना लेगा। क्या करेगा, लवणों को विलेय बना के निचली परत में चला जाएगा, नीचे की तरफ। और जिससे कि हमारा साल्ट जो है जब नीचे वाली परत में चले जाएंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, ऊसर नहीं रहेगी। फिर इसमें क्या करना है, फिर भी इसमें काम बहुत करना है। फिर इसमें क्रॉप रोटेशन सही अपनाना पड़ेगा 2, 3, 4 साल तक। पहला देखिए क्रॉप रोटेशन में हम क्या करेंगे, बरसात के मौसम आए ढैंचा बो दीजिए, उसके बाद धान बो दीजिए, उसके बाद गेहूं, बरसीम या सेंजी, इनमें से कोई क्रॉप बोइए। इस तरीके से क्रॉप रोटेशन चलेगा 4 साल तक खेत का। ढैंचा जरूर लगातार बोइए हर बार बरसात के मौसम में, है ना, निच्छादन करिए, ढैंचा बोइए, धान बोइए उसी में, ठीक है। और उसके बाद उसमें गेहूं बोइए, जौ बोइए, क्योंकि रबी ऋतु में होगा गेहूं, जौ, बरसीम, सेंजी, ये सब रबी ऋतु में होंगे। इनमें से कोई एक फसल बो दीजिए, सेंजी बो दीजिए तो और अच्छा। तो इस प्रकार से इसकी जो है 3-4 साल की क्रॉप रोटेशन भी हमें सही से अपनानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा खेत जो है ऊसर ना हो। और ऊसर था पहले तो था, उससे हम इसको जो है निजात दिला सकें, यानी कि ऊसर से हम खेत को बचा सकें और ऊसर वाले खेत में हम उत्पादन प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये बात भी हमारी निच्छादन या लीचिंग की। तो इस प्रकार से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ऊसर भूमि का सुधार। अब आती है बात, भौतिक विधियां, मैकेनिकल इनको कहते हैं, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड। अब देखिए लीचिंग है, तो लीचिंग की प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून में बड़े बड़े क्षेत्रों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर 30 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बांधकर तथा 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई जुताई करने के बाद पानी भर देते हैं, जिससे इसमें निच्छादन की क्रिया द्वारा विलेय लवण भूमि की निचली सतह में चले जाते हैं, है ना, सॉल्युबल जो होते हैं तो निचली सतह में चले जाते हैं, जिससे कि हमारी भूमि जो है ऊसर बन जाती है। और इसमें जो है समय समय पर क्रॉप रोटेशन या बाइयम, हरी खाद, ये सब यूज करते रहते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा खेत जो है रिकवर कर जाए और उसमें बाद में हम सामान्य फसलें उगाने लगें, ठीक है। इसके बाद बात आती है, देखिए खुरचना, ये देखिए इसी की प्रोसेस थी, मैकेनिकल जो सुधार की प्रोसेस थी, ये मैकेनिकल मेथड है, यानी कि यांत्रिक विधि। मैकेनिकल मेथड यांत्रिक विधि है भूमि सुधार की, स्क्रेपिंग या खुरचना जिसको कहते हैं, ठीक है, ये मैकेनिकल मेथड।
अब इसके बाद बात करते हैं रासायनिक विधियां, यानी कि केमिकल मेथड्स, है ना। क्या बात हो रही है, रासायनिक विधियां या केमिकल मेथड। पहला है इसमें जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ठीक है, जिप्सम डालते हैं ऊसर सुधार के लिए, ठीक है। तो अब जिप्सम में क्या होता है देखिए हम आपको बताते हैं। जिप्सम में CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट, और जिप्सम में 50 से 80% तक कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट जो कैल्शियम होता है, ये मृदा में जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम जो होता है, सोडियम विनिमय होता है सार, उसको विस्थापित करने का कार्य करता है। क्या करता है, जो जिप्सम में कैल्शियम है ये सोडियम आयंस को विस्थापित करने का कार्य करेगा, और जब विस्थापित कर देगा तो क्या हो जाएगा, मृदा जो है कैल्शियम युक्त हो जाएगी, लगभग कैल्केरियस होने की कगार पर आ जाएगी। और इसमें क्या होता है, अगर हम 1 हेक्टेयर को सुधारना चाहें तो लगभग 400 क्विंटल हमारी जिप्सम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिप्सम सोडियम युक्त मृदाओं को कैल्शियम युक्त मृदाओं में परिवर्तित कर देती है। देखिए जिप्सम में 50 से 80% कैल्शियम सल्फेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, 50 to 80%, ये ध्यान रखना है। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो इसे भी याद रखिए, कैल्शियम 29.2%, और सल्फर जो होता है वो 18.6%, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। जिप्सम में कैल्शियम, और जिप्सम का ग्रेड क्या होता है, एक ग्रेड भी केमिकल ग्रेड होता है, फर्टिलाइजर ग्रेड होता है। तो जिप्सम का फर्टिलाइजर ग्रेड याद रख लीजिएगा, इसका फर्टिलाइजर ग्रेड जो होता है 70 होता है, कितना होता है, 70, है ना, 70 फर्टिलाइजर ग्रेड होता है। कैल्शियम की मात्रा जिप्सम में 29.2% होती है, सल्फर की मात्रा 18.6% होती है, ठीक है। सल्फर 18.6%, कैल्शियम 29। 2%, और कैल्शियम सल्फेट जो होता है 50 से 80% होता है। जिप्सम सोडियम युक्त मृदाओं को कैल्शियम युक्त मृदाओं में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और ऊसर भूमि को सुधारने के लिए 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रयोग करते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का जो प्रयोग होता है 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है, यानी कि ऊसर भूमियों को सुधार के लिए कितना जिप्सम हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको जिप्सम के विषय में बताई। अगला देखते हैं, अगला है पायराइट। देखिए पायराइट भी ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, पायराइट, और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है, इसलिए जिप्सम ही ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। पायराइट पानी और वायु से क्रिया करके गंधक अम्ल और आयरन सल्फेट बनाती है। क्या बनाएगी, गंधक अम्ल और आयरन सल्फेट बनाती है। पायराइट में 20 से 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 22 से 24% जो होता है सल्फर, सल्फर, और हमारा 20 से 22% जो होता है इसे कहते हैं आयरन, यानी कि लोहा। 20 से 22% लोहा और 22 से 24% सल्फर होती है पायराइट, ठीक है। पायराइट को खेत में बिखेरने के बाद उसे 1 सप्ताह के लिए ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न कराने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए अब होता यह है कि पायराइट जो हमने बताया गंधक अम्ल और आयरन सल्फेट बनाती है। क्या क्या बनाती है, गंधक अम्ल और आयरन सल्फेट, और इसमें होता क्या है, सल्फर 22 से 24% और आयरन 20 से 22%, और बनाएगी क्या,
गंधक अम्ल और आयरन सल्फेट। अब इन सभी चीजों को बनाने के लिए क्या करेंगे, पायराइट को खेत में छोड़ देंगे, क्योंकि लोहा का कुछ भाग है आयरन का, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए छोड़ देंगे, है ना। 1 सप्ताह पहले खेत में पहले डाल देंगे, ऑक्सीडाइज हो जाने दीजिए, फिर उसकी दोबारा जुताई करते हैं, फिर पानी भर देते हैं, तो ये ज्यादा कायदे से उसमें जो है मिल जाएगा, और उसके बाद उसमें कायदे से जो है लीचिंग करवा देते हैं, तो हमारा जो है खेत सही हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो पायराइट की सही हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो जो है बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद क्षारीय भूमियों को सुधारने के लिए 250 से 300 कुंटल सीरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। अब देखिए, जैसे अब तो अभी तो बात चल रही थी ऊसर भूमियों के सुधार के लिए, अभी अब बात करेंगे क्षारीय भूमियों को। तो क्षारीय भूमि देखिए, जिसका पीएच जो होगा 7 से अधिक, हम सही बात करें तो ग्रेटर देन 7 पीएच होगा कि नहीं होगा, पीएच रेंज जो होगा 7 से अधिक होगा क्षारीय भूमियों पर। अब बात आती है कि क्षारीय भूमियों का जब पीएच 7 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, सीरा अगर डाल लेंगे। सीरा होता है एसिडिक नेचर का, सीरा देखिए गन्ने से बनाया जाता है। प्रेस मड का भी प्रयोग करते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रेस्ड मड जो चीनी इंडस्ट्री से निकाली गई है, चीनी उद्योग से निकाली जाती है, चीनी उद्योग से निकाली जाती है प्रेस मड, है ना। प्रेस मड गन्ने की जो खोई होती है, मड होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं क्षारीय भूमियों को सुधार के लिए। और क्षारीय भूमियों को सुधारने के लिए 250 से 300 कुंटल सीरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। यानी कि सीरा जो होगा हमारा, अब ये होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय होता है। सीरा कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो जब अम्ल को हम क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा अम्ल क्षार को। तो इसीलिए अम्लीय भूमि के सुधार के लिए 250 से 300 कुंटल तक सीरा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी भूमि का सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है, देखिए मट्ठा का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर सीरा ना हो तो क्षारीय भूमि के सुधार के लिए आप मट्टे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा लगी। सत्यानाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 25 कुंटल के करीब सत्यानाशी अगर आपके पास है ना, सत्यानाशी का पौधा 25 कुंटल सत्यानाशी का पौधा है, तो 1 हेक्टेयर में आपका जो है सत्यानाशी पौधा अगर डाल लेंगे 1 हेक्टेयर जमीन में 25 कुंटल सत्यानाशी, तो फिर आपकी जो क्षारीय मृदा है वो आपकी सुधार हो जाएगा उसका। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि हम बता रहे थे मट्टे का भी प्रयोग किया जा सकता है क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। क्यों, क्योंकि मट्ठा जो है जमीन को कैसा करता है, एसिडिक करता है, अम्लीय बनाता है। मट्ठा या छाछ, मट्ठा या छाछ कैसा बना देता है, अम्लीय होता है कि नहीं होता है, अम्लीय होता है। और ये अगर क्षारीय जमीन में डालेंगे तो जमीन को उदासीन करने का प्रयास करेगा। अब देखिए चाणक्य ने क्या किया था, कहानी यहाँ पर बताते हैं, मट्टे की पुरानी कहानी है, सॉइल साइंस से संबंधित कहानी। पुरानी ये है सॉइल साइंस से संबंधित मट्टे की, कि आचार्य चाणक्य जिस समय घनानंद के दरबार में मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय मंत्री आज की तरह मंत्री नहीं, उस समय मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस समय जिस समय चाणक्य हुआ करते थे, तो मंत्री का मतलब प्रधानमंत्री, राजा जो बोले तुरंत सत्य है। आज पावर है प्रधानमंत्री के पास, उस समय राजा के पास पावर। तो घनानंद ने अपने दरबार से निकाल दिया चाणक्य को, और चाणक्य रास्ते में जा रहे थे, गुस्से में तो वैसे भी थे क्योंकि निकाले गए थे दरबार से।
अच्छा किसी विधायक को या मंत्री को निकाल दो तो गुस्से में जा रहा है, रास्ते में अगर कोई से मिल जाए और कोई उल्टा सीधा बोलने लगे तो क्या करेगा, मारने का प्रयास तो करेगा। तो चाणक्य भी जा रहा था और रास्ते में उसे चाणक्य को उसके पैर में एक डहुआ होता है घास, वो उसके पैर में लग गई। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत बगल के गांव से मट्ठा मांगा और उस घास की जड़ को खोदा और उसकी जड़ में मट्ठा डाल दिया। उसमें मट्ठा मिल जाता था आजकल की नमस्ते इंडिया वाला मट्ठा नहीं, इस मट्ठा से एसिडिक होगी भी नहीं जमीन, ये ध्यान रखना, ये वाला मट्ठा ना प्रयोग कर देना, ये बेकार है, इसमें एसिडिटी नहीं है ना। वो वाला मट्ठा था गांव वाला, नमस्ते इंडिया वाला मट्ठा नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो वैसे जीरा मट्ठा, पीरा मट्ठा है ना, बहुत तरीके के मुट्ठे आते हैं। तो उसने डाल दिया। अब उसने जब डाला और कह दिया कि जाओ ऐसे घनानंद को समाप्त करेंगे, उसका उद्देश्य था कि इसी तरीके से, मतलब जहां पर मट्ठा पड़ जाता है सामान्य जमीन में अगर पड़ जाएगा, सही जमीन है तो इतना अम्लीय बना देगी कि वहां कोई चीज उगेगी नहीं। अगर क्षारीय है तो डाल दिया तो उदासीन कर देगा। समझिएगा सर, जैसे कोई जमीन चाणक्य ने कैसे जमीन में डाला था, सामान्य जमीन में डाल दिया, और जब सामान्य में मट्ठे को डाल देंगे तो ये क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा जमीन को, ऐसा कर देगा, अम्लीय बना देगा। और जब अम्लीय बना देगा तभी फसल नहीं होगी, ज्यादा अम्लीय कर देगा। अगर क्षारीय है तो क्षारीय में हम डालेंगे तो अम्लीय बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मट्ठा अम्लीय है तो वो बीच में आगे अटक जाएगा, किस पे, न्यूट्रल पे, तो हमारी बता सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात थी चाणक्य की कहानी। इसीलिए देखिए चाणक्य बहुत बड़ा सॉइल साइंटिस्ट था पहले से, हम लोगों को पता नहीं है ना, वो पहले से ही इतना बड़ा ज्ञानी था कि हर विषय का ज्ञान था चाणक्य को, कि मट्ठा डाल देंगे तो बताइए एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब खोजे याद हुई, ठीक है। अब देखिए बात आ रही थी, बात ये आ रही थी अम्लीय मदार कौन सी मदार होती है। देखिए जब कोलाइडली सम्मिश्रण है ना, कोलाइडल्स जो होते हैं छोटे छोटे मदार पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोन में, है ना, और इसका विशेष एक अलग, कोलाइडल का मतलब बहुत सारे माइक्रोन में पार्टिकल है उनका मिश्रण, सम्मिश्रण, दिस इज नोन एज कोलाइडल्स, और इसका एक पार्ट माइसेल्स कहलाता है। तो बात हो रही थी जब कोलाइडी मिश्रण, सम्मिश्रण, कोलाइडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कोलाइडी कॉम्प्लेक्स पर या मृदा विलयन में OH माइनस आयनों की अपेक्षा H प्लस आयनों की अधिकता होती है तो भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस मृदा का pH 7 से कम होता है। देखिए मृदा विलयन में OH आयनों की अपेक्षा जब H प्लस आयनों की अधिकता होती है तो भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर H प्लस आयन्स अधिक होंगे तो मृदा हो जाएगी कैसी, अम्लीय। कैसी हो जाएगी, अम्लीय। OH माइनस आयन्स होंगे अगर तो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय। कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, यानी कि बेसिक नेचर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर। तो मृदा कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर की मृदा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। तो ये अम्लीय मृदा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है अम्लीय मृदाएं नम जलवायु वाले क्षेत्रों में होती हैं, इनका pH 4 से 8.5 तक होता है, 6.5 तक, 6.8 तक होता है। देखिए एसिडिक सॉइल्स जो होती हैं वहां पर होती हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, और जो क्षारीय मृदाएं होती हैं हमने बताया वहां पर होती हैं जहां पर वर्षा कम होती है, एरिड एंड सेमी एरिड। अब देखिए क्षारीय मृदाएं कहां होंगी, यही पर समझते चलिए। क्षारीय कहां पर, क्षारीय विद्यार्थियों वहां पर होंगी जहां पर हमारा क्या होगा, एरिड और सेमी एरिड एरिया होगा, सेमी एरिड एरिया होगा, वहां पर क्या होंगी हमारी मृदाएं, क्षारीय होंगी। क्यों होंगी क्षारीय, क्योंकि जैसे ही एरिड सूखा होता है, सूखे में बाष्पोत्सर्जन और तेजी से होगा, नीचे से साल्ट वाली जो लेयर है, लवण और सोडियम वाली ऊपर आ जाती है, वही तो हमारी दिखा रही थी क्षारीय मृदा। ठीक है, तो सेमी एरिड और एरिड यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क, हिंदी में कहें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हमारी होगी, वो हमारी कहलाएगी कौन सी मृदा, वो हमारी कहलाएगी क्षारीय मृदा। और अम्लीय मृदा हमारी होगी ह्यूमिड क्षेत्र में, यानी कि नम क्षेत्र में। अब ये ह्यूमिड क्षेत्र इंडिया में आते हैं आपके पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, यहाँ पर सब जगह क्या पाई जाएगी, यहाँ पर सारी जगहों पर पाई जाएगी हमारी एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा पाई जाएगी। कैसी मृदा पाई जाएगी, अम्लीय मृदा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, हमने बहुत विस्तृत से बताने का प्रयास किया है। कंसेप्ट तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, वन लाइन में फैक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप जो है कल, आज तो याद रहे लेकिन कल भूल जाओ, ये वाला काम हमारे पास नहीं। पढ़ाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड बताते हैं, एक लाइनर वाला ना हमने कभी पढ़ा है और ना मेरा दिल गवारा देता है ना। तो आप पूरा जो है पढ़ते चलिए, एक लाइनर तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर है जब किसी मृदा में अमोनियम सल्फेट्स और अमोनियम क्लोराइड उर्वरकों को अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो मृदा जो है अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है। अमोनियम सल्फेट्स और अमोनियम क्लोराइड्स इनको यूज किया जा रहा है। तो देखिए अमोनियम सल्फेट्स में सल्फर 24% और नाइट्रोजन 20% के करीबन होती है, यही तो होता है अमोनियम सल्फेट्स की अगर हम देखें प्रॉपर्टी, तो इसमें 20.4% के करीबन या कुछ परसेंट के करीबन हमारी नाइट्रोजन होती है, और 24.2% के करीबन हमारा क्या होता है, इतना हमारा इसमें सल्फर होता है। और अगर अमोनियम क्लोराइड्स की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है हमारी लगभग 33% के करीबन होती है। ये भी सब याद रखते जाइए। ये क्या करेगी, हमारी मृदा को एसिडिक नेचर का बना देगी। कैसा बना देगी, अमोनियम सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो होंगे जो मृदा को कैसा कर देंगे, एसिडिक बना देंगे, अम्लीय बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो।
अम्लीय भूमियों को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, और चूने के साथ साथ जो है क्षारीय उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अम्लीय भूमियों को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया। अब देखिए चूने का कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए बलुअर भूमि में चूना कितना देंगे, 2.5 टन चूना प्रति हेक्टेयर, दोमट में 5 टन, भारी दोमट में 7.5 टन, और चिकनी मिट्टी में 8.75 टन के हिसाब से चूने का प्रयोग करते हैं। अगर सामान पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा, सामान्यता जो है हम 5 टन के करीब चूना दे देते हैं टन प्रति हेक्टेयर। बस इस तरीके से आए तो ये 5 वाली रेंज आप सही कर दीजिएगा, सामान्यता कितना देते हैं तो 5 टन। और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन है दोनों में, दोनों से नाइट्रोजन मिलता है हमें, ठीक है, और ये जो है बेसिक रेजिडुअल नेचर की होती है ना, एसिड रेजिडुअल नेचर की होती है, यानी कि एसिड को कम करने का प्रयास करती हैं, एसिड रेजिडुअल नेचर की है। कौन कौन सी, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं अम्लीय भूमि का सुधार करने के लिए। तो अम्लीय भूमि के सुधार में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ साथ में हम चूने का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अम्लीय भूमि का सुधार हो गया, वो हमारा ऊसर भूमि का सुधार था, क्षारीय भूमि का सुधार था, ये बहुत याद रखना, ठीक है। क्षारीय भूमियों के लिए कौन से सुधार में हम करेंगे, तो उसमें हम सुधार कर देंगे लीचिंग के द्वारा, लीचिंग के द्वारा, स्क्रैपिंग के द्वारा, अगर केमिकल आ जाए जिप्सम पाइराइट के द्वारा, सीरा डाल देंगे, मट्ठा डाल देंगे, और जो भी तुम्हारे मन में आए सो डाल देना, प्रेस मड भी डाल देंगे, सत्यानाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारी अम्लीय भूमि को सुधार की बात आई तो चूना डालेंगे और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे। अगला है हमारा, अगला पॉइंट है पीएच के अनुसार पता का वर्गीकरण। देखिए स्केल बनी हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। देखिए 7 हमारा जब पीएच रेंज है, पीएच रेंज है 7, तो 7 पीएच रेंज है, उदासीन है, न्यूट्रल है। इसके बाद अगर 6.5 आई या 7.5 आई तो इधर मृदु अम्लीय उधर मृदु क्षारीय, ऐसी हो जाएगी, इधर मृदु अम्लीय उधर मृदु क्षारीय। फिर इसके बाद आएगी तो अम्लीय और क्षारीय, ठीक है, मृदु अम्लीय मृदु क्षारीय, अम्लीय क्षारीय। इसके बाद आएगा प्रबल अम्लीय और प्रबल क्षारीय, उसके बाद अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय, ठीक है। ये सारी चीजें आपको स्केल की याद होनी चाहिए, यानी कि 7 पर जो पीएच होगा 7 रेंज होगी, दिस इज उदासीन। इसके बाद 6.5 इधर आएगा, उधर 7.5 जाएगा, तो मृदु अम्लीय और मृदु क्षारीय। उसके बाद अम्लीय और क्षारीय, उसके बाद प्रबल अम्लीय और प्रबल क्षारीय, उसके बाद अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय, ठीक है। ये एक तरफ नहीं, दोनों तरफ भी इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। एक बार और याद करिए, उदासीन, मृदु अम्लीय मृदु क्षारीय, अम्लीय क्षारीय, प्रबल अम्लीय प्रबल क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय अत्यधिक क्षारीय, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप 2-4 बार याद करिएगा, इसी को आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए
क्षारीय, उसके बाद अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय। ठीक है, ये सारी चीजें आपको स्केल की याद होनी चाहिए, यानी कि 7 पर जो पीएच होगा 7 रेंज होगी, दिस इज उदासीन। इसके बाद 6.5 इधर आएगा, उधर 7.5 जाएगा, तो मृदु अम्लीय और मृदु क्षारीय, उसके बाद अम्लीय और क्षारीय, उसके बाद प्रबल अम्लीय और प्रबल क्षारीय, उसके बाद अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय। ठीक है, ये एक तरफ नहीं, दोनों तरफ भी इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, एक बार और याद करिए, उदासीन, मृदु अम्लीय मृदु क्षारीय, अम्लीय क्षारीय, प्रबल अम्लीय प्रबल क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय अत्यधिक क्षारीय। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप 2-4 बार याद करिएगा, इसी को आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि ऊसर भूमि सुधार का फसल चक्र। अब देखिए फसल चक्र में थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है निच्छालन, प्रथम वर्ष में तो निच्छालन ही करेंगे, निच्छालन के बाद ढैंचा बो देंगे दूसरे वर्ष में, ढैंचा ढैंचा देखिए तीसरे वर्ष में भी ढैंचा शुरुआत करेंगे। अब इसमें ढैंचा के बाद धान बो देंगे, ये देखिए ढैंचा जो होगा इसके बाद खरीफ सीजन में अगर हम देखेंगे तो धान बो देंगे खरीफ में, और रबी में अगर हम देखेंगे दोनों का यही रहेगा, खरीफ में धान, रबी में अगर हम देखेंगे रबी सीजन में तो रबी में हम गेहूं भी बो सकते हैं, इसमें ऑब्लिक इसमें हम सेंजी भी बो सकते हैं, ऑब्लिक इसमें हम जौ भी बो सकते हैं, ऑब्लिक इसमें हम जो है बरसीम भी बो सकते हैं, और सेम एस यही पैटर्न जो है अगली साल तीसरी साल में भी इसी में रहेगा, धान बो सकते हैं और इसके बाद सेनस जैसा ये लिखा हुआ है, रबी में गेहूं सेंजी जौ बरसीम ये सब बोएंगे। ठीक है, तो ऊसर भूमि का फसल चक्र हम देखें निच्छालन करेंगे सबसे पहले, इसके बाद ढैंचा बोएंगे, ढैंचा के बाद फिर हम क्या करेंगे, धान गेहूं सेंजी जौ ये सब रबी में बो देंगे, धान को हम खरीफ में रखेंगे, फिर दूसरी साल होगी, तो 2-3 साल 4 साल तक इस तरीके का पैटर्न अपनाएंगे तो हमारी जमीन जो है वो कैसी हो जाएगी, नॉर्मल सॉइल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। अगला है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज, सबसे बड़ी बात है इसकी, सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज मतलब समझे आप, मृदा का जो संरचना होती है, गठन होता है, मृदा का गठन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज, यह एक मोटी बात होती है कि सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज, मृदा का टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता है, सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज। अब देखिए कैन नॉट बी चेंज का मतलब है कि ये मृदा का बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, उसी को मृदा का गठन कहा जाता है, मृदा का गठन बेसिक पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा गठन का अर्थ उसमें बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा से है। मृदा गठन का अर्थ उसमें बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा से है। मृदा गठन का उसमें बालू, चिकनी मिट्टी और सिल्ट की सापेक्ष प्रतिशत मात्रा से है ना। बालू क्या है, चिकनी मिट्टी का इसमें अनुपात क्या है, और जो है साल्ट का अनुपात क्या है, इन सबसे है मृदा गठन। अब देखिए गठन में सबसे बड़ा पार्टिकल्स होगा ग्रेवल्स का, बजरीली है, ये बजरीली लिखा हुआ है यहाँ पर, बज, ये बजरीली नहीं, बजरीली, बजरीली मृदा है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवल्स। देखिए सही हो गया होगा, ये देखिए बजरीली, इंग्लिश में इसी को कहेंगे ग्रेवल्स। ठीक है, ग्रेवल्स का आकार एबव 2 mm होगा, यहाँ पर mm नहीं, mm मिलीमीटर, एबव 2 मिलीमीटर। ठीक है, मोटी बालू, पोरस सैंड इसी को कहते हैं इंग्लिश में, पोरस सैंड। अब देखिए मोटी बालू, पोरस सैंड, पोरस सैंड जो होगी आपकी 2 से 0.2 मिलीमीटर होगी। इसके बाद महीन सैंड, इसी को फाइन सैंड कहते हैं, इसी को फाइन सैंड कहते हैं, और फाइन सैंड में अगर हम देखते हैं तो 0.2 से लेकर के 0.002 हो जाता है। इसके बाद सिल्ट की बात आती है, तो सिल्ट हमारी 0.02 से लेकर के 0.002, और क्ले हमारी जो है लेस देन 0.002 मिलीमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिल्ट और ये हो गई आपकी क्ले। ठीक है, तो इन मिलीमीटर होगी। इसके बाद महीन सैंड, इसी को फाइन सैंड कहते हैं, इसी को फाइन सैंड कहते हैं, और फाइन सैंड में अगर हम देखते हैं तो 0.2 से लेकर के 0.002 हो जाता है। इसके बाद सिल्ट की बात आती है, तो सिल्ट हमारी 0.02 से लेकर के 0.002, और क्ले हमारी जो है लेस देन 0.002 मिलीमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिल्ट और ये हो गई आपकी क्ले। ठीक है, तो इन सभी के पार्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनको कल्चरल ऑपरेशन के द्वारा या फिर टिलेज ऑपरेशन के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। मृदा गठन को उपरिष्करण के द्वारा, उपरिष्करण के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको मृदा गठन को भू परिष्करण के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात हो गई। मृदा गठन को भू परिष्करण के द्वारा यानी कि टिलेज ऑपरेशंस के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप लोग लिख लीजिएगा, मृदा गठन को भू परिष्करण के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज, सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज, या इंग्लिश में ऐसे ही लिख लीजिएगा, सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज, किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मृदा गठन के विषय में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला है सॉइल स्ट्रक्चर। यस, सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, इसमें लिख सकते हैं सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। और परिवर्तित जब करेंगे तो किसके लिए, कोई काम हानि के लिए तो नहीं किया जा सकता है, लाभ के लिए ही करेंगे परिवर्तित, है ना। सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज, और चेंज करेंगे सबसे अच्छा स्ट्रक्चर हमें जो मृदा का दिखाई देगा वो स्ट्रक्चर हमारा होगा ग्रेनुलर या क्रम्बरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर अगर होता है, बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर, बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपका ग्रेनुलर और इसी को कहते हैं क्रम्बी, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर और क्रम्बी। ठीक है, बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए सबसे उत्तम, प्रश्न है इसी में आएगा आगे, खेती के लिए सबसे उत्तम स्ट्रक्चर है, सबसे उत्तम स्ट्रक्चर है, इसका नाम है आपका ग्रेनुलर या क्रम्बी। ठीक है, सबसे उत्तम स्ट्रक्चर है ग्रेनुलर या क्रम्बी स्ट्रक्चर। मृदा संरचना विन्यास जो होता है, मृदा गुणों की व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। ठीक है, मृदा संरचना, मृदा कणों की व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। देखिए, व्यवस्था का मतलब स्ट्रक्चर है, विन्यास है, व्यवस्था है यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे सिल्ट है, सैंड है, क्ले है, वो तो सब अलग अलग अपना अपना आकार था कणों का, टेक्सचर में। और इसमें क्या है कि सारे पार्टिकल्स, जैसे कोई अगर हमारा सिल्ट है ना, सैंड है ना, क्ले है ना, ये सब जुड़े हैं एक नहीं, और जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, दिस इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसमें प्लेटी संरचना है। प्लेटी जो होता है उसका जो ऊपर वाला प्लेट होती है, यानी कि प्लेटी का ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल नहीं होते हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है, इसमें कणपुंजों का क्षैतिज अक्ष पर अधिक विकास होता है। क्षैतिज अक्ष मतलब प्लेट ऐसी बनी होती है, ऊपर से आप देखेंगे इस तरीके से, नीचे और ऊपर से प्लेट बनी है। ये देखिए, ये ऊपर वाली प्लेट ऐसी सीधी होगी और एक नीचे वाली इस तरीके से प्लेट होगी, तो दिस इज नोन एज प्लेटी स्ट्रक्चर। इसमें कणपुंजों का क्षैतिज अक्ष पर अधिक विकास होता है। ऐसे विकास अधिक होता है क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टली विकास नहीं होता ऊपर के लिए, ऐसा विकास होगा इसमें, ऐसा। ठीक है ना, कि ऐसा, ये हॉरिजॉन्टली विकास है, ऐसा विकास नहीं होगा इसमें प्लेटी में। ठीक है, इसमें क्षैतिज अक्ष पर विकास होगा। चलिए आगे देखेंगे, तो प्लेटी स्ट्रक्चर हो गया। अगला देखेंगे प्रिज्म के समान। अब देखिए, प्रिज्म के समान स्ट्रक्चर होता है, इसमें कणपुंजों का विकास ऊंचाई में अधिक होता है तथा अन्य दिशाओं में चपटे किनारे होते हैं। इस प्रकार के कणपुंजों के शीर्ष और किनारे गोलाकार होते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए शीर्ष और किनारे, ये देखिए गोलाकार है ना, ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें ऊपर और नीचे ये गोलाकार है और इसके किनारे जो होते हैं वो चपटे होते हैं। ये वाले किनारे जो हैं वो चपटे हैं, कैसे हैं, चपटे हैं। और शीर्ष, ये देखिए, ये क्या है, ये शीर्ष है, और शीर्ष कैसा है, ये है गोलाकार। ठीक है, ये कैसा है, गोलाकार। शीर्ष कैसा है, गोलाकार है, और किनारे इसके जो है वो चपटे हैं। ठीक है, किनारे गोलाकार, इनकी संरचना स्तंभाकार होती है, यानी कि कॉलमनार होते हैं। देखिए, ये स्तंभ की तरीके से है, पूरा स्तंभाकार। अब ये स्तंभ लेख नहीं होंगे ऐसे होते, है ना। स्तंभाकार का मतलब स्तंभ लेख नहीं, ठीक है, कॉलमनार है। ठीक है, स्तंभाकार है, सीधा सीधा उसी की तरह स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। देखिए, इसमें बताया इसका शीर्ष और किनारे नीचे जो है दोनों गोल हैं, और किनारे इसके साइड्स जो है वो चपटे होते हैं, तो दिस इज नोन एज प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, प्रिज्म। ठीक है, और प्लेटी प्रिज्म। इसके बाद आती है ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है,
वो चपटे होते हैं, तो दिस इज नॉन एज प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, प्रिज्म, ठीक है। और प्लेजी प्रिज्म, इसके बाद आती है ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्लॉकी। अब देखिए ब्लॉकी स्ट्रक्चर जो होता है, ब्लॉकी संरचना, इन कणपुंजों का विकास 3 दिशाओं में होता है, इसे घनाकार संरचना भी कहते हैं, है ना। इन कणपुंजों का विकास 3 दिशाओं में होता है, घन की तरह होता है, देखिए देखिए इस तरीके से होता है ब्लॉकी, है ना, घनाकार संरचना होती है, ठीक है। ब्लॉक की संरचना जो होती है घनाकार स्ट्रक्चर होता है, इन कणपुंजों का विकास 3 दिशाओं में होता है, इसे घनाकार संरचना कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्लॉक की स्ट्रक्चर। इसके बाद खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा संरचना ग्लोमेरुलर या ट्रम्बी होती है, इसी को दानेदार या कणिका में संरचना कहते हैं, ठीक है। सबसे उत्तम जो होती है वो ब्लॉक की होती है, देखिए इस तरीके से ब्लॉक की स्ट्रक्चर ऐसे हम करेंगे। और ये क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्पेस फॉर स्पेस खूब होता है, रंध्रावकाश अच्छा होता है, उचित होता है ना, और एक कण दूसरे कण से जुड़ा हुआ होता है, तो ग्रेनुलर और क्रमरी स्ट्रक्चर उसमें होता है, दानेदार और कणिका में संरचना होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बल्क डेंसिटी अब आती है। फार्मूला होता है 100 माइनस बी। स्ट्रक्चर, इसके बाद खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा संरचना ग्लोमेरुलर या ट्रम्बी होती है, इसी को निकलता है, कैसे हम मानेंगे कि सही है ये फार्मूला, ठीक है। पोरोसिटी बताएंगे, कलर्स बताएंगे, और बहुत सारे इसमें फिजिकल पॉइंट जो स्पेसिफिक हीट के विषय में भी बताएंगे, मतलब की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें जो है इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद फिर आपका सॉइल कंजर्वेशन चलेगा, देन आपका जो है पेडोलॉजी के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पेडोलॉजी बता रहे हैं क्योंकि ये मृदा की ओरिजिन से संबंधित बातें हैं, दिस इज नोन एज पेडोलॉजी। और फिर जब हम उसके न्यूट्रिएंट्स के विषय में बात करेंगे, दिस इज नोन एज एडेपोलॉजी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपकी बायो की क्लास होगी, ठीक है। चलिए ठीक है।